नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखेंगे आज कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना क्या है कि संस्कृति पीसेस द्वारा आरओ का बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी कक्षाएं 1 नवंबर से आपकी शुरू होने वाली हैं। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए इसकी फीस मात्र 4,999 रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर नाम और नंबर शो हो रहे होंगे, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या टॉपिक्स हैं ये। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आज के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह अब भारत होगा, यानी कि जहां जहां इंडिया लिखा है वहां पर नाम क्या होना चाहिए, अब भारत होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के पहले भी चर्चा चली थी जब G20 में आपने देखा होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर लिखा था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों ने 20 लाख छात्रों के नाम काट दिए हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा तीसरा पॉइंट है। तो क्या है ये? एशिया पैरा गेम्स 2023, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और गुजरात में नैनो डीपीए लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और अंत में है श्रीलंका का वीजा मुफ्त पायलट प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? वीजा मुफ्त पायलट प्रोजेक्ट, इसके बारे में चर्चा होगी। पहला है पाठ्य पुस्तकों में अब क्या होगा, नाम चेंज करके भारत रखा जाएगा। तो एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। इसको जिस समिति ने संशोधित किया है उसने सुझाव दिया है कि 12वीं कक्षा तक की जितनी भी पुस्तकें हैं, कौन सी, सामाजिक विज्ञान की, इसमें क्या होना चाहिए, इंडिया की जगह भारत होना चाहिए। तो इसका सुझाव दिया गया है। आगे देख लेते हैं ये समिति कौन है जिसने सुझाव दिया है। तो यह समिति है 2022 में बनी सामाजिक विज्ञान समिति और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर CI इस्साक। इनके द्वारा यह बात कही गई है, इन्होंने अपना यह मत रखा है कि अब जहां भी इंडिया शब्द है वहां पर अब क्या है, भारत का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार इसे अगले शैक्षणिक वर्ष लागू करने की योजना भी बना रही है, यानी कि अब आपकी सारी एनसीईआरटी की बुक्स में चेंजमेंट कर दिया जाएगा, यानी जितनी भी बुक्स है वहां पे अब इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। समिति ने और भी सुझाव दिए हैं, और क्या क्या सुझाव दिए हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें प्रोफेसर इस्साक के बारे में, तो ये सेवानिवृत्त हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सुझाव देख लेते हैं क्या दिया है। तो सुझाव इनके अनुसार किताबों में, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वहां पर सिर्फ आजादी तक का ही जो प्रोसेस है वो बताया गया है, आजादी तक की ही घटनाएं मौजूद हैं। लेकिन आजादी के बाद भारत ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, किन क्षेत्रों में क्या कार्य किए, किस प्रकार से वह स्टैंड हुआ, इन सारे चीजों के बावजूद इन सब का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या 1947 तक की आजादी मिल गई, ये पीछे प्रयास किए गए, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का हम नाम लेते हैं। लेकिन इसके आगे क्या हुआ, कैसे सरकार बनी, इसके जस्ट आगे अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो फिर वो संविधान के बारे में पढ़ते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसके आगे की और घटनाएं मेंशन नहीं है। तो इसी पर समिति ने सुझाव दिया है कि एनसीईआरटी की किताबों में आजादी के बाद की कैसे घटनाएं रही, भारत ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, कैसे अपना विकास किया, इन सारी चीजों के बारे में वर्णन उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही साथ 1947 से लेकर के अब तक हुई ऐतिहासिक घटनाओं को भी पेश किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आजादी से पहले के जो भी खंड हैं उनमें चाहे कमी कर दी जाए, लेकिन आजादी के बाद के खंडों को ऐड करना चाहिए, ऐसा समिति का कहना है। ठीक है, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसकी जगह हमें वर्ड यूज करना चाहिए, वह क्या होगा, भारतीय इतिहास के शास्त्रीय काल। इस वर्ड का हमें प्रयोग करना चाहिए, किसकी जगह, एंशिएंट हिस्ट्री की जगह। तो यह थे किसके सुझाव, समिति के सुझाव। और देख लेते हैं आगे इस पर क्या क्या बात कही गई है। तो देश की उपलब्धियों, इतिहास, संस्कृति के बारे में और अधिक सिखाने के लिए पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में भी क्या है,
लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और इन खंडों को अधिक जोड़ना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 के लिए, अब इसी पर एनसीईआरटी ने क्या किया है, तो कक्षा 3 से 12 के लिए राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा तैयार करने के सुझाव दिए हैं और इसके लिए 19 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई है। अब यह क्या करेगी, तो आपके जो स्कूल पाठ्यक्रम है उनमें उनको संरेखित करेगी, नए स्कूल पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये करेगी, पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार होनी चाहिए, शिक्षण और सीखने की सामग्री, ठीक है, इनको संरेखित करेगी। तो इसी के लिए अब क्या किया है एनसीईआरटी ने, 3 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनकी रूपरेखा तैयार कर रही है कि किस प्रकार से वह पुस्तकें आप सभी के सामने आने वाली हैं अगले वर्ष। तो उसके लिए 19 सदस्यीय समिति भी बना दी गई है और इन पाठ्य पुस्तकों के विकास का अंतिम चरण चल रहा है, यानी कि यह पुस्तकें आपको मोस्ट प्रोबेबली चेंज होकर के अगले साल पढ़ने को मिल सकती हैं, जहां पर ये इस तरह के बदलाव होंगे। तो अब आप क्या है, इंडिया की जगह वर्ड यूज करोगे, दैट इज भारत। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का मतलब भारत, इंडिया को जो डिफाइन किया गया है वो भारत के तरह ही किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी न्यूज क्या है, तो यह भी शिक्षा से संबंधित है। बिहार ने क्या किया है, 20 लाख छात्रों के नाम काट दिए हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों नाम काटे और इसका क्या प्रभाव पड़ा और विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार पिछले 4 माह से इन सरकारी स्कूलों में निरीक्षण चल रहा था। ठीक है, इसी निरीक्षण को देखते हुए क्या किया गया कि जो 38 आपके राज्य हैं इनसे अब तक कक्षा 1 से 12 तक के नामांकित लगभग 20 लाख छात्रों के नाम काट दिए गए। जो 10वीं और 12वीं में हैं वो अब अपनी बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं दे पाएंगे। रीजन क्या है ये अब देखते हैं कि क्यों ऐसा सरकार ने किया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो बिहार के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश क्या थे, जिन दिशा निर्देशों के अनुसार यह निरीक्षण चल रहा था और इनके नाम काटे गए हैं वो जान लेते हैं। तो 15 दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले जो भी छात्र हैं उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि सरकारी स्कूलों में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं और लगातार 15 दिन तक वो स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका पंजीकरण रद्द हो जाएगा। इसके पश्चात कोई भी छात्र यदि बिना किसी सीनियर टीचर को या फिर अपने प्रिंसिपल को बिना बताए 3 दिन तक स्कूल नहीं आता है, ठीक है, तो भी उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा। इसके बाद कक्षा 10 और 12 के जिन छात्रों का पंजीकरण रद्द किया गया है, नाम काटा गया है, वे बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये सख्त निर्देश दिया है बिहार शिक्षा बोर्ड में कि जिन भी 10th और 12th के विद्यार्थियों के नाम काटे गए हैं किसी भी हाल में वह परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा और क्या सरकार का उद्देश्य रहा होगा, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कदम को उठाने का कारण ये है कि छात्र जो थे वो स्कूलों में तो अपना नाम उन्होंने लिखवा लिया, नाम लिखवा करके सिर्फ वो दोपहर के टाइम जो सरकार उन्हें मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाती थी और जो वजीफा देती थी सिर्फ उसे ही लेने स्कूल आते थे, बाकी वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते हैं या कहीं और कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार का कहना है कि जो छात्र सीरियस है, यानी कि जो सीरियस विद्यार्थी है, केवल वही स्कूल आए और उस पर पूरा जो स्कूल प्रशासन है उन पर केंद्रीकृत करके उन्हें और अच्छा स्टूडेंट बना सके। इसीलिए जो छात्र सिर्फ टाइम पास करते हैं या सीरियस नहीं है या सिर्फ खाने के लिए स्कूल आ रहे हैं या वजीफे के लिए स्कूल आ रहे हैं तो उनका नाम स्कूल से काट दिया गया है। तो ये था रीजन। तो छात्रों की खेतों या अपने व्यवसाय में काम करने के कारण जो उनकी अनुपस्थिति थी और साथ ही साथ कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में तो नाम लिखवा लेते हैं, आपने कई बार यह नोटिस किया होगा कि उनका नाम लिखा है सरकारी स्कूलों में, खाने के टाइम जाते हैं, राशन लेने के टाइम जाते हैं, लेकिन कि वो पढ़ते कहाँ हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन बच्चों का नाम भी स्कूलों से काट दिया गया है। तो कुछ बच्चे जैसे कि मैंने बताया सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, नाम था उनका, लेकिन जाते कहाँ थे, वो निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में। ठीक है, तो ये कारण था, इसलिए यह कदम उठाए गए। शायद आपको आज मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी लग सकती है ड्यू टू सम कोल्ड एंड फीवर, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना।
बट चलिए आगे देखते हैं। तो इस कदम का बेसिकली उद्देश्य क्या था? तो सरकारी संसाधनों का कुशलतापूर्वक यूज किया जाए। अब कुशलतापूर्वक यूज करने का मतलब यानी कि जो सरकार मध्याह्न में आपको भोजन उपलब्ध करा रही है, किताबों से संबंधित जो सामग्री दे रही है, आपके भरण पोषण के लिए जो आपको वजीफा उपलब्ध कराती है, जो कि आपकी पढ़ाई के यूज के लिए होता है, तो इन सारी चीजों का कुशलतापूर्वक प्रयोग हो। साथ ही साथ स्कूल में केवल गंभीर छात्रों, जैसे कि मैंने बताया कि केवल गंभीर छात्र ही उपस्थित हो, जिससे उन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सके। सरकारी लाभ और छात्रवृत्तियां केवल वास्तविक छात्रों को ही मिले, ना कि इस प्रकार के छात्र जो नाम तो लिखा है उनका सरकारी स्कूलों में लेकिन पढ़ने प्राइवेट में जाते हैं। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना को सुव्यवस्थित करना, यह इसके उद्देश्य थे जो कि हमने देखे, और इस वजह से लगभग 20 लाख विद्यार्थी ऐसे निकले हैं। बिहार जो शिक्षा विभाग है उसने पाए हैं कि वो किसी कारणवश तो बस उनका नाम लिखा हुआ है, बाकी या तो वो खेतों पे काम कर रहे हैं या वो कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, या इस तरह की कोई चीजें उत्पन्न हो रही हैं। इसको लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि कई सारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर के या शिक्षा से संबंधित जो एनजीओस थे वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए। उनका मत ये था कि सरकार को उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ बताया गया है, फंडामेंटल राइट है, तो हम क्या चाहते हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा जो है वो सबको मिलना चाहिए। सरकार को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो स्कूल आए, ना कि इसके बजाय उनका स्कूल से नाम काट दिया जाए। तो अब इस चीज को लेकर के विवाद उत्पन्न हो चुका है। चलिए, तो ये तो बात थी बिहार में जो शिक्षा को लेकर के समस्या चल रही है। आगे आ जाते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो क्या है ये? तो केंद्र सरकार द्वारा यह यात्रा शुरू करी जा रही है। कब से? 20 नवंबर से 25 जनवरी तक। ठीक है। इसमें होगा क्या कि देश भर में ग्रामीण स्तर तक अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी सरकार कि उसने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार वह विकास के पथ पर अग्रसर है। ठीक है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा नामक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। तो इसी रोड शो में वह अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। आगे आ जाते हैं, क्या है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु? तो इसमें संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को रोड शो के लिए रथ प्रभारी नियुक्त किया गया है। और इसके लिए बेसिकली क्या किया जा रहा है? तो सेल्फी पॉइंट हर उन जगहों पर स्थापित किए जा रहे हैं जहां पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। कैसी जगह? जैसे कि युद्ध स्मारक, रक्षा संग्रहालय, रेलवे व मेट्रो स्टेशन हो गए, आपके बस स्टैंड हो गए, हवाई अड्डे, मॉल एवं बाजार वाले स्थान हो गए, स्कूल और कॉलेज व पर्यटन स्थल व त्योहार समारोह। तो ऐसे स्थानों पर सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिमा होगी और उसके साथ बगल में खड़े होकर के सेल्फी ले सकते हैं। ठीक है। जिसमें नागरिक प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ, जैसे मैंने बताया, सेल्फी ले सकते हैं। इस रोड शो में सरकार पिछले 9 वर्षों के कार्यों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसकी विस्तृत जानकारी भी देगी कि कैसे जो पिछले 9 वर्ष के कार्य हैं उनको हमें आगे ले जाना है। एशियन पैरा गेम्स 2023, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 2023 जो एशियन पैरा गेम्स है वो कहाँ पे चल रहे हैं आपके? तो चीन के होंजुंग में इनका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। आगे आ जाते हैं। एशिया पैरा खेलों का ये चौथा संस्करण है और इसमें भारत के कुल 303 एथलीट शामिल हुए हैं, जिसमें से 191 आपके पुरुष हैं और 112 आपकी क्या हैं? महिलाएं हैं। ठीक है। यह अब तक का महाद्वीप आयोजनों में देश का सबसे बड़ा दल बन चुका है। एशिया पैरा गेम्स 2023 में भारत ने अब तक 34 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण हैं, 12 रजत हैं और 13 कांस्य हैं। चीन ने कुल 165 जीते हैं, वहीं ईरान, जापान, उज्बेकिस्तान एवं भारत क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे एवं 5वें स्थान पर है पदक की श्रेणी में। ठीक है। तो यह था आपका एशिया पैरा जो गेम्स चल रहे हैं उनके बारे में। ये देख लेते हैं। तो गुजरात में नैनो डीपीए लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कृषि के क्षेत्र में। देखते हैं। तो हाल ही में श्री अमित शाह द्वारा गुजरात गांधीनगर में इफ्को के नैनो डीपीए प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो इसको स्थापित कौन कर रहा है? इफ्को कर रहा है। याद रखिएगा इस कंपनी का नाम।
आगे आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो नैनो यूरिया और नैनो डीपीए के उत्पादन में भारत जो है वो दुनिया में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि भारत कौन से स्थान पे है, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। और देश में खाद्यान्न की आवश्यकता और उत्पादन के बीच अंतर को पाटना भारत की सहकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। ठीक है, साथ ही साथ इफ्को द्वारा आधुनिक तरीके से ये अखिल भारतीय प्लांट जो है वह स्थापित किया जा रहा है। इफ्को हरित प्रौद्योगिकी और हरित नैनो डीपीए की लगभग 42 लाख जो बोतल हैं इनका उत्पादन करेगी। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करता है, ये प्लांट में जो कीटनाशक, जैसे कीड़े लग जाते हैं प्लांट में, तो ये कीटनाशक है एक तरीके का, ये मिट्टी में नहीं जाता है, इसको सिर्फ पौधे में डालते हैं जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये नैनो लिक्विड डीपीए आपका। ठीक है, ऐसे जो हम दूसरा यूरिया और इन सब का प्रयोग करते थे तो इनको हम मिट्टी में डालते थे, तो इससे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता थी वो खत्म होती जा रही थी। लेकिन इससे क्या होगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, जिससे अब क्या है, सिर्फ पौधों में इसको डालना है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता जैसी है वैसी बनी रहेगी। तो ये क्या करेगा कि डीपीए की लगभग 42 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा। ठीक है, इसका उत्पादन 323 मिलियन टन से बढ़कर के अब 665 मिलियन टन हो गया है। नैनो यूरिया और नैनो डीपीए के लाभ क्या आते हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो नैनो यूरिया का जो छिड़काव होता है वो जमीन पर नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्कि सिर्फ पौधों पर किया जाता है, जिससे उर्वरक क्षमता जो है वो बनी रहती है और प्राकृतिक तत्वों या केंचुओं के नष्ट होने की संभावना भी शून्य हो जाती है। यदि सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां इफ्को के साथ साझेदारी में नैनो यूरिया और नैनो डीपीए का उत्पादन करें तो बहुत जल्द हमारी भूमि प्राकृतिक खेती की ओर क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये हमारा जो हम डीपीए और यूरिया लेते हैं उससे हमें सस्ता भी पड़ेगा। अंत में है ये आपका श्रीलंका का वीजा मुफ्त पायलट प्रोजेक्ट। तो इसके तहत क्या किया है, तो श्रीलंका ने कुछ देशों को मुफ्त वीजा, यानी कि वो वीजा फ्री उसकी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, इसकी अनुमति दे दी है, और ये अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट उसने चलाया है। रीजन क्या है, वो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है अपने क्षेत्रों में, और श्रीलंका में पर्यटन करने वाले सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं अभी सितंबर माह से अब तक वो भारतीय हैं। ठीक है, तो श्रीलंकाई कैबिनेट ने भारत के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए और मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के लिए ये मुफ्त वीजा जारी कर दिया है। यह कदम तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक चलने वाला पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी कि 31 मार्च 2024 तक एज अ पायलट प्रोजेक्ट यह कार्य करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसका उद्देश्य है देश के पर्यटन उद्योगों को पुनर्जीवित करना और मौजूद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना। सितंबर माह से देखें तो भारतीय पर्यटकों की संख्या 30,000 से अधिक है, जो कि श्रीलंका के कुल पर्यटन का 26% है। ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह एक रणनीतिक कदम के रूप में भारत भी इसका क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है। ठीक है, तो यह थी आज की महत्वपूर्ण न्यूज। आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और यह जो प्रश्न है इसका उत्तर जरूर दें। तो प्रश्न भी देख लेते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या चीन? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं, इजी होते हैं, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इनका उत्तर अवश्य दें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।